आपने अक्सर सुना होगा, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आप ऐसा तो मानते ही होंगे, है ना? और वो सपने जिसमें आपका अनुशासन हो, धैर्य हो और निरंतर मेहनत हो, फिर तो आपको सफल बनाने पे मजबूर ही कर देते हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, उनका चयन 2024 में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ था। उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से अनुशासन, धैर्य और निरंतरता को बनाए रखते हुए जो अपनी तैयारी को कंप्लीट किया था, और उसी का परिणाम है कि आज वो हमारे गेस्ट के रूप में आए हैं। आज मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। इससे पहले थोड़ा और बता देती हूँ, आज हम डिस्कस क्या करेंगे। आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने शुरू किया, क्या पड़ाव जो है उन्होंने फेस किए, अप्स एंड डाउन फेस किए, तैयारी को कैसे निरंतर रखा, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। तो उस जो अप्स डाउन है उसमें कैसे खुद को कॉन्टिन्यूस रखा, उन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो 2026 में एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की, उनके लिए क्या राइट स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए उनका स्वागत करते हैं। सर, आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, ma'am, for using such kind words to introduce. It is my privilege to be here. थैंक यू सर। सर, जैसे कि जब हम अभी बात कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, तो मैंने आपसे पूछा था कि सर अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो आपने बोला क्यों ना मैम हम कैमरे पे ही बात करते हैं। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए। फॉर एग्जांपल, जैसे एकेडमिक्स से लेकर जब तक आपका ये सिलेक्शन हुआ है, उस बीच में कैसे आपने तैयारी की, या क्या वो चीज़ थी जो हिट की कि नहीं मुझे भी तैयारी करनी है? मैम, अगर स्टार्ट करूँ मैं अपना इस क्वेश्चन का आंसर कि प्रिपरेशन क्यों करी थी या फिर सिविल सर्विसेज एज ए गोल क्यों था, तो उसका रीज़न तो कहीं ना कहीं अपने हमारे जो पेरेंट्स के ड्रीम होते हैं मोस्टली। क्योंकि मेरी लाइफ में तो मेन रीज़न यही था, क्योंकि मैंने 12th के बाद, ऑल्दो मैंने 12th पीसीएम से करा था, देन आई स्विच टू फिलोसफी इन माई ग्रेजुएशन। तो वो रीज़न यही था कि तब से ही डिसाइडेड था फ्रॉम 11th-12th स्टैंडर्ड ही कि सिविल सर्विसेज ही करनी है। बट दैट वॉज मोर ऑफ अ बोरोड ड्रीम, आई वुड से, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से इंस्पायर होके करते हो। तो कहीं ना कहीं ये उनकी ही सोच थी। वो चाहते थे कि सिविल सेवा में ही हम अपना करियर बनाएं। और ग्रेजुअली फिर हमें ये समझ में भी आया, जब धीरे धीरे आप बड़े होते हो, आप अपने समाज में चीज़ों को देखते हो, उसमें फिर आपको ये समझ में आता है कि समाज में कितना बड़ा योगदान होता है और आप सिविल सेवा के माध्यम से कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये एक बड़ा मोटिवेशन फिर पर्सनली भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैम, और कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट दैट यू आस्क्ड कि जर्नी कैसे क्या रही, तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी फ़िलोसफी से ही किया। दर्शन शास्त्र मेरा सब्जेक्ट था। उसके बाद मैंने उसके टाइम में मास्टर्स के साथ ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये करीबन काफ़ी लंबी रही है जर्नी, 7-8 साल लगा, क्योंकि 2018 से स्टार्ट किया था। तो इवेंचुअली अब 2025-26 तक ये चली है। ऑल्दो 2024 में मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था हरियाणा सिविल सर्विसेज में। तो मैं अभी भी नायब तहसीलदार के पद पर अंडर ट्रेनी हूँ। और अभी 2024 यूपीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया, उसमें मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे हुआ। तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, और थ्रू आउट यही था, मोटिवेशन था कि घर वालों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और जो फैक्टर्स आते हैं कि आप इतने साल कैसे दे पा रहे हो, तो उसमें सबका ही कंट्रीब्यूशन, खुद का मोटिवेशन तो रहता ही है कि चलो अपनी लाइफ को काफ़ी मीनिंगफुल बनाएंगे। बट अलॉन्ग विद दैट जो बोरोड ड्रीम वाला है कि उनका भी सपना पूरा करना था, तो इसलिए आप उसमें लगे। बेसिकली मैं कह सकती हूँ अपने पेरेंट्स के सपने को आपने अपना सपना बनाया और वो सपने को साकार किया। जी, अगर इतना बेहतर सपना अगर आपके परिवार वाले, आपके लोग देख रहे हैं, आपके लिए देख जिसमें रहे हैं, हमारा तो भला हो। जी जी जी। ओके सर, जैसे आपने बोला ये 7-8 साल की ये जो जर्नी रही है, तो ये जितना बात करने में नॉर्मल लग रहा है ना, इतना नॉर्मल तो रहा नहीं होगा फॉर श्योर। तो इस 7-8 साल में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, कि बहुत सारे अप्स डाउन आए होंगे, तो कैसे आपने टैकल किया उन सिचुएशन में, खुद को हैंडल किया? और ऐसा तो लगा नहीं होगा फ्रॉम द डे वन कि मैं तो सेलेक्टेड हूँ, क्या मतलब, मैं, हो सकता है आपको लगा हो, लेकिन जनरली ये होता है ना कि जब हम बाकी चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड होते हैं, राइट? तो ऐसे में आपने खुद को कैसे हैंडल किया या कैसे मोटिवेटेड रखा? मैम, ये तो जिसकी भी थोड़ी भी लंबी अगर होती है ये टाइम पीरियड आपकी प्रिपरेशन वाला, तो ये तो पक्की बात है कि हर किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे, क्योंकि आप फेलियर से 1-2 बार होता है कि आप कोशिश करते हो, चलो ठीक है, जो चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपने करी, उसके बाद भी
अब जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का समय चल रहा है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेहनत के अनुरूप ही आपको आपका रिज़ल्ट मिले। तो कहीं ना कहीं वो टाइम आता है जब आप ऐसा फील करते हो कि कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। मोटिवेशन का एक तो मैं एक अच्छा खासा क्रेडिट अपने सब्जेक्ट को भी देना चाहूँगा, क्योंकि आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी फॉर ऑल दीज ईयर्स। तो फिलोसफी पढ़ के एक जो थॉट प्रोसेस थोड़ी आपकी बदलती है, उसने मुझे बहुत हेल्प करा। क्योंकि पढ़ने के बाद शायद आप जो जितनी जल्दी लोग इम्पैक्ट होते हैं चीज़ों से, खासकर आउटकम से, आप उसको एक रिसीविंग एंड पे बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करते हो। क्योंकि फिर आपको लगता है कि ठीक है, हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और आपको अपनी माइन्यूटनेस का भी एहसास होता है इस पूरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के हिसाब से। तो फिर आप खुद को इतना बड़ा नहीं मानते हो, और किसी भी चीज़ जो जीवन में आपके साथ चल रही है, आप उसको हल्का, मतलब वो एक बैलेंस तरीके से देखने लगते हो। दूसरा मैम, जो मोटिवेट लगातार करने वाला, प्लस जो अप्स एंड डाउन्स वाली आपने बात कही, मेरा जो फैमिली की तरफ से जो मुझे सपोर्ट रहा वो बहुत ही ज़्यादा रहा। बीइंग यंगेस्ट ऑफ द सिबलिंग, क्योंकि मैं, मतलब मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटा था, तो पूरे फैमिली का जो सपोर्ट रहा कि कभी भी किसी तरीके का भी कोई प्रेशर नहीं आया। इवन मुझे याद है कि मैंने जब 5-6 साल लगा दिए थे, आई नेवर हैड अ प्लान बी, और जो कि मुझे लगता है कि लोगों के पास होना भी चाहिए, बिकॉज सबको इतना फॉर्चुनेट नहीं होता। बट मेरे घर वालों का कभी भी किसी तरीके से ये कहना ही नहीं था कि नहीं, कुछ और सोच सकते हो। और मैं जिस कॉन्फिडेंस से उन्हें बोलता था कि नहीं कुछ तो बेहतर होगा ही होगा, वो उसी कॉन्फिडेंस से उस बात को मान लेते थे और उस पर कभी भी दोबारा सवाल नहीं करते थे। तो बी पॉजिटिव। हाँ, तो इट हैज़ बीन माई प्रिविलेज, आई वुड से। तो इस वजह से मैं लगातार मोटिवेटेड रहा। और मॉरल सपोर्ट बहुत मैटर करता है किसी भी जर्नी में, आई थिंक। मैम बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बाकी चीज़ों का सपोर्ट तो एक पॉइंट पे आके आपको कहीं से मिल सकता है, लेकिन मोरल सपोर्ट अगर आपको नहीं होता है, तो आप अंदर से, जब आप टूटते हो, जब आपको अंदर से स्ट्रेंथ नहीं आती है, तो एक छोटा काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल लगता है, बिल्कुल सही बात है सर। जैसे कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, बहुत ही मोटिवेशनल रहा है, और सुन के भी लग रहा है कि कैसे खुद, क्योंकि मुझे लगता है कि जब लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ पर हमें बिल्कुल झंझोर देती हैं, उस वक्त में हमारे दोस्त, हमारा परिवार जो बैकबोन की तरह काम करते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला, हर चीज़ का एक ऑप्शन है, बट कहते हैं ना, मोटिवेट रखना खुद को या इमोशनली किसी को सपोर्ट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर, ये तो रहे एक पहलू। मेन आते हैं कि सर आपने कैसे, मतलब कि क्या स्ट्रैटेजी थी जो आपका सिलेक्शन हुआ यूपीपीएससी में, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम यूपीपीएससी के लिए तो मैं मेनली ये बोलूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। यूपीपीएससी में अब जैसा अभी 2023 से जैसा पैटर्न हो गया है, बहुत हद तक ये यूपीएससी से अलाइन कर रहा है। उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। इसके पहले ही मैंने एक बार 2021 में यूपीपीसीएस का मेंस दिया था। तब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, और तब वैसी पैरिटी नहीं थी साइंस ऑप्शनल्स में और ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल में। उस वजह से मेरे कुछ मार्क्स कम आए थे। लेकिन जब पैटर्न चेंज हुआ और यूपी स्पेशल पेपर आए, जीएस के 4 पेपर्स जो थे वो यूपीएससी पैटर्न के ही है, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि मैं यूपीएससी के ऑलरेडी मेंस दे चुका था 3 पहले। तो इस वजह से मेरा स्कोर जो यूपीएससी में जो मैं मेहनत कर चुका था, वो मैं यूपीपीएससी में कर पाया। और उसके अलावा जो सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना था हिंदी और यूपी के स्पेशल पेपर्स, तो मेरे लिए थोड़ा जर्नी आसान हो। उससे काफ़ी हेल्प मिला आपको, सेम सिमिलैरिटी होने की वजह से। ओके सर, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं 5 to 6 मंथ्स ही रह गए, क्योंकि 6 दिसंबर को प्रीलिम्स की बात चल रही है यूपीपीएससी की। तो एस्पिरेंट्स को क्या आप सजेस्ट करेंगे, लाइक कि इन 5 से 6 महीनों में क्या तैयारी का सही रुख होना चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड करना चाहिए प्रिपरेशन को, या फिर मध्यम मार्क्स से कह सकते हैं, चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेंस की साथ में तैयारी करें, तो उसके लिए क्या तरीका अपनाएं, ताकि ये जो बचे हुआ समय है, इस बार बहुत लंबा समय मिला है, तो ऐसे में क्या तरीका अपनाएं? या कोई नया बच्चा भी है तो क्या वो भी प्रीलिम्स के लिए बैठ सकता है तैयारी करके अच्छे से, ये जो आने वाला? मैम आपने जो एक वर्ड यूज़ किया, मध्यम मार्ग वाला, मुझे लगता है कि वो जीवन में किसी भी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है। क्योंकि आपको पता है कि ऑल्दो प्रीलिम्स आपका एलिमिनेटिंग स्टेज है, लेकिन मेन कंपटीशन जो है वो आपका मेंस में ही आएगा, जिसमें बहुत सारे रिपीटर्स भी आपके साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे। बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो पहले सर्विसेज में सेलेक्टेड होंगे और अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे होंगे।
तो मेंस को साइडलाइन कर लेना और ये सोचना कि हम प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद उस 3-4 महीने में ये पूरा प्रोसेस करेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका एक थोड़ा सा एज जा सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जैसे आपने 6 महीने का टाइम बोला, 6 महीने में से अगर पहले कोई आप प्रीलिम्स पास कर चुके हैं या आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन एक डिसेंट स्टेज तक है, तो आप 3 महीने अभी मेंस का काम कर सकते हैं, मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आपके मेंस के अगर कोई नोट्स रहते हैं बनाने को, तो आप जितना से ज़्यादा कॉन्क्रिटाइज कर सके अपने मटेरियल को, अपने सोर्सेज को, वो करें। उसके अलावा फिर जो 3 महीने बचते हैं उसमें आप कंप्लीटली प्रीलिम्स फोकस जा सकते हैं। अगर किसी का पहला एक्सपोजर है या अभी उनका सिलेबस उस तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अपना प्रायोरिटी बेसिस पे 1 महीने एक्स्ट्रा या 1.5 महीने एक्स्ट्रा करके, बट कम्प्लीटली 6 मंथ सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जाना, मुझे लगता है कि फिर उसके बाद जो आपका टाइम पीरियड होता है उसमें मेंस की भी सारी चीज़ें कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि सर टाइम भी कम है, तो आपने अपने टाइम पे जैसे PYQs को कितना इंपॉर्टेंस दिया था सिलेबस के साथ साथ, क्योंकि कहते हैं मिरर है वो कहीं ना कहीं सिलेबस के लिए, तो PYQs पर आपने कैसे काम किया, या फिर क्या PYQ वाकई मैटर करते हैं कि अगर हम उनको बहुत अच्छे से रेडी करते फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ? मैम मुझे लगता है कि PYQ और टॉपर्स कॉपी, मैं अक्सर ये बात भी कहता हूँ कि जैसे हर रिलीजन की कोई एक बुक होती है जिसको हम मानते हैं ना कि ये चीज़ करना ही करना है, तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो 2 बुक होनी चाहिए वो एक PYQ और एक टॉपर्स कॉपी। अगर आपने ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से कर दी, तो आपको जो गाइडेंस वाला पार्ट है कि किस रास्ते में आपको चलना है, वो आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं वहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो PYQ का तो जो रोल है इस पूरे एग्ज़ाम में, चाहे UPSC हो, UPPSC हो या बीट एनी स्टेट सर्विसेज, इट इज़ मतलब आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरीका है कमीशन का ही आपको बताने का कि आपको किस रास्ते में चलना है, आपको क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। और टॉपर्स कॉपी एक ऐसा तरीका है जो बताता है कि किस तरीके से बाकी लोग इस रास्ते में जाके जिन्हें मंजिल मिली है, जी। तो ये 2 एकदम इंडिस्पेंसिबल मैं बोलूँगा, टॉपर्स कॉपी और PYQ, जो करना बेहद ही ज़रूरी है हर एस्पिरेंट के लिए। ओके, आपने अपने टाइम पे मतलब पर्टिकुलर कुछ है क्या, किसी को फॉलो किया था, किसी टॉपर्स की कॉपी को, कुछ पर्टिकुलर ऐसा? मैम मेरा तो वैसे 2023 में मैंने, जब इसके पहले UPSC मेंस के लिए अपेयर हुआ था, तो उस साल UPSC के 2 टॉपर्स थे, आदित्य श्रीवास्तव सर और अनिमेश प्रधान सर, रैंक 1 और 2। मैंने उसके बाद अपने मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद चाहे वो जिसका HCS का एग्ज़ाम था, UPPSC का था, UPSC का 2025 का जो मेंस लिखा, और मेरे स्कोर्स में जो भी चेंजेस भी आए, तो मुझे लगता है कि वो 2 कॉपीज़ को मैंने अपना बाइबल बनाया हुआ था और मैंने उनको कम्प्लीटली फॉलो किया। और मेरा एम भी यही था कि मुझे कुछ भी करके इनके जैसी अपनी कॉपीज़ को बनाना है, इस लेवल का कंटेंट होना चाहिए, और जो इतने मतलब एक डेफिनेट टाइम पीरियड में जो आप 7-7.5 मिनट में आंसर लिख रहे हो, उतना कंटेंट, उतना वैल्यू एनरिच करके। तो मेरे लिए तो ये 2 जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ हमेशा वैल्यूएबल रही। और अब जब कोई मुझसे पूछता भी है, तो भले ही वो 2023 के टॉपर्स थे, पर मैं अभी भी उनका ही नाम बोलता हूँ कि उनकी ही कॉपीज़ देखी। आपने बेंचमार्क सेट कर दिया था कि उनको ही भाई फॉलो करना है, कि जैसे उनका पैटर्न है वैसे ही करना है। क्योंकि वही है मैम, आपको एक डेफिनेट आपको पाथ पता होता है, जब आपको टारगेट सामने हो, इवन पूरी प्रिपरेशन में ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। अगर आपका डेफिनेट एक सेट पैटर्न है कि आप जैसे इवन टाइम पीरियड में आप सेट करो कि ये चीज़ मुझे 3 महीने करनी है या मुझे 1 हफ्ते में ये टारगेट खत्म करना है। टारगेट करना हर चीज़ को, अगर आप उसका 80% भी अचीव करते हो, तो भी कहीं ना कहीं वो आपका आउटपुट में दिखाई देगा। बिल्कुल सर। सारे रिसोर्सेज एंड ऑल, वो तो सबके अपने अपने ज़रिए हैं कि कोई कहाँ से लेना चाहता है। और आजकल रिसोर्सेज की तो बात ना ही की जाए, क्योंकि AI आने के बाद तो चीज़ें और ज़्यादा, इतना ज़्यादा मिलने लगा, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है मटेरियल की, तो कन्फ्यूजन भी पैदा होता है। सर आपने अपने टाइम पे AI का किस तरह से इस्तेमाल किया था, अगर मैं पूछना चाहूँ तो? मैम AI और टेलीग्राम और यूट्यूब, ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है मटेरियल का, जिसकी वजह से जो आपने बहुत सही बात बोली कि अब दिक्कत ये है कि जो रिसोर्स मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें से कम और बेहतर क्या है इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया है। AI का यूज़ तो मैम मैं उतना तो नहीं कर पाया, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स में जहाँ पे आपको एक्चुअली बहुत रिफाइंड मटेरियल नहीं मिल पाता है। कभी सिलेबस में कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी UPPCS में ही ऑडिटिंग करके एक सिलेबस में वर्ड मेंशन है, बट ऑडिटिंग का एज सच बहुत सारी किताबों में या फिर कहीं भी सोर्स मटेरियल में आपको एग्जैक्ट डिटेल नहीं मिलेगा उसमें कि स्टेट का ऑडिटिंग सिस्टम कैसे काम करता है।
मुझे मतलब जब मैं मेंस की अपनी आंसर या फिर नोट्स वगैरह बना रहा था तो मैंने तब चैट जीपीटी में एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे के और ऑडिटिंग का पूरा 2 पेज का एक फिक्स नोट्स बनाया था कि अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना ही लिखना है। तो एक जो कंक्रीट ऐसा मटेरियल जो शायद बाहर अवेलेबल नहीं है बाहर, प्लस जो आपको वैल्यू ऐड चाहिए होता है कहीं कहीं पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स डेटा, तो वो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। पर पूरी तरह से रिलाई नहीं करना है उस पर। हाँ, ये कंप्लीटली नहीं कर सकते। रात भर पूरा आंसर राइटिंग रेडी है, सुबह उठ के नहीं, क्योंकि अभी तो रिसेंटली काफ़ी हाईलाइट भी हुआ है कि AI हैज़ दिस प्रॉब्लम ऑफ हेलुसिनेशन, दैट मतलब उनका जो डेटा और जो एग्जांपल्स भी वो दे रहे हैं, दैट माइट बी अ रिजल्ट ऑफ हेलुसिनेशन ऑफ AI। तो 100% एक्यूरेसी ना हो उसमें। तो इस वजह से हाँ, हमें थोड़ा तो गो थ्रू करना ही होगा कि बुक्स या जो सोर्स वो दे रहा है वहाँ से कंफर्म कर। पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते हम उस पर। ओके सर, एक चीज़ और जैसे मैं पूछना चाह रही थी कि इस बीच में UPPSC की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें करंट अफेयर्स का क्या रूल था और आपने क्या रिसोर्सेज थे आपके? क्योंकि बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि वही सेम मटेरियल बहुत है, कोई कहता है द हिंदू पढ़ो, कोई कुछ कहता है, तो आज लगता है द हिंदू पढ़ लो, कल लगता है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, मतलब ऐसे चलता रहता है। आज ये मैगजीन उठा लिया है, कल उस पर मज़ा आ रहा है तो उसको पढ़ लिया। तो क्या ऐसे बार बार चीज़ें चेंज करना या स्टिक हो जाना कि हमें यही चीज़ फॉलो करनी? तो करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन सी मैगजीन अगर मैं पूछूँ या न्यूज़पेपर क्या फॉलो किया था? मैम, फियर ऑफ मिसिंग आउट इज़ अ रियल प्रॉब्लम, क्योंकि अब जब रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली फोमो होगा ही। तो उसमें करंट अफेयर्स का जो रोल की आपने बात करी, तो रोल तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि UPPSC में अगर आप प्रीलिम्स पे लेके चलो तो अप्रॉक्स 30 से 35 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स बेस्ड ही होते हैं। और मेंस में भी चाहे वो GS6 में हो, जो यूपी स्पेशल, वो करंट स्कीम्स पॉलिसीज़ हो गई। सेम GS3 में तो आपका पूरा डायनेमिक पेपर होता है, तो उसमें बिल्कुल करंट का बहुत ज़्यादा है। जो भी मतलब आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी करंट अफेयर्स को, चाहते ना चाहते हुए। मैम, सोर्सेज में मुझे लगता है कि एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग एक मोर देन जस्ट अ रिसोर्स एक आपकी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी इंटायरली आपकी थॉट प्रोसेस, आपके पूरी वोकैब, आप कैसे सोच रहे हो, इवन जो न्यूट्रल टॉपिक्स हैं उसमें डिफरेंट डायमेंशंस का सोचना, ये सब आपकी वो ऑलरेडी हैबिट ही डेवलप कर देता है। तो इस वजह से न्यूज़पेपर तो आपकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट होना चाहिए, बीट एनी न्यूज़पेपर। मुझे लगता है कि मैं अभी UPPSC और UPSC के इंटरव्यूज़ के लिए मैंने तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के भी एडिटोरियल्स पढ़े, और मुझे लगता है कि जितना नेगेटिविटी होती है कि नहीं इनके अच्छे हैं इनके ख़राब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मुझे लगता है कि एक डिसेंट मटेरियल आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए, और एडिटोरियल्स हर जगह अच्छे मिलते हैं। तो एक तो न्यूज़पेपर करना चाहिए। फिर मैम, जो मैंने UPPSC के लिए स्पेसिफिकली किया था वो था कि जब प्रीलिम्स के आसपास करीबन 45 डेज़ या 2 महीने पहले जो कंपाइलेशंस आते हैं, कोचिंग के कंपाइलेशंस होते हैं, इवन बाहर की पब्लिकेशंस हैं उनकी कंपाइलेशंस होती हैं, उसमें से किसी को भी रेफ़र करके आप, बेटर है कि आप एक सोर्स ले लें और न्यूज़पेपर के अलावा एक सोर्स लेके उसके 2-3 रिवीजन करें। इसके अलावा अगर आप ये ना करें कि आप 4 किताबें ला के पढ़ रहे हो, इससे अच्छा एक सोर्स के 2-3 रिवीजन आप कर लें, तो वो बेटर आउटपुट देगा। बिल्कुल सर, जैसे आपसे बात हो रही है, नेहा मैम भी पहले आए थे, उनके साथ पॉडकास्ट हुआ था, तो उन्होंने भी यही बोला, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या सोचते, प्रीलिम्स मेंस निकालो, इंटरव्यू तक शायद उतना ध्यान नहीं जा पाता है, जो एक सीरियस कैंडिडेट नहीं है अगर मैं कहना चाहूँ तो। न्यूज़पेपर जैसे आपने कहा, आपका वोकैब बहुत अच्छा होता है, आपकी ऐसे राइटिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है, नॉट इवन आपके प्रीलिम्स और मेंस में, बल्कि इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। तो सही चीज़ चुनना ताकि सही रिजल्ट आ सके, उसका भी एक चयन सही तरीके से हो सके, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके सर, जैसे आपने बीच में अभी बोला था GS पेपर 6 की आपने बात की, तो 5-6 के लिए आपने क्या किया था? क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसको लेकर आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी पेपर 6 और 5 और 6 को लेकर? मैम, 5-6 की ऑब्वियस है कि अभी क्योंकि 2-3 साल ही हुआ, 2023 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो अभी उतना रिसोर्स मटेरियल 1-2 साल पहले तक नहीं था, इस वजह से लोगों की क्यूरोसिटी थी। और क्वेश्चंस का भी पैटर्न जो अभी तक हमने देखा है कि काफ़ी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं। तो उसके लिए मैं तो सिंपल ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप किसी भी कोचिंग का या फिर कहीं का भी आपका जो सोर्स मटेरियल है वो आप 5-6 का फॉलो करें। एक्स्ट्रा जो चीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि जैसे वेबसाइट्स होती है डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट, जैसे यूपी गवर्नमेंट का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, आप उनकी पब्लिकेशंस कभी उसमें पीरियोडिक कुछ पब्लिकेशन आते हैं, कुछ उनका इनिशिएटिव आया है,
तो उसमें अबाउट अस करके जो पेज होता है, आप उसमें जाएं, आपको डिफरेंट स्कीम्स पता होंगी कि इन्होंने इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या क्या नया इनोवेशन किया है। तो अगर एग्ज़ाम से जैसे मेंस आपका है जिस टाइम पे, उससे 15-20 दिन पहले आप मेन जो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे इनोवेशन और ये टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट हो गए, या फिर और जो अपना एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो गया यूपी का, जहाँ पे नई नई स्कीम्स आ रही हैं और जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड हैं, आप वहाँ उनके पेजेस पे जाके और थोड़ा बहुत वहाँ से भी आप जो हेडलाइंस वाला मटेरियल है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। और दैट मटेरियल आपको वो आंसर्स को तो सफाइस करेगा ही, बाकी पेपर्स में भी आपको वैल्यू ऐड करने के लिए वो आपको एज दे के जाएगा। ओके। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रही हैं आपकी जो आपने तैयारी के दौरान की थी। सर जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा है, फिर से मैं यही पूछ रही हूँ क्योंकि अभी जहन में आया कि ये क्वेश्चन भी होना चाहिए कि किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। जो भी 6 दिसंबर को प्रीलिम्स है यूपीपीएससी का, तो कौन से सब्जेक्ट है जिनको लगता है कि इसको अच्छे से कर लेंगे तो एक अच्छी पकड़ बन जाएगी, वो सब्जेक्ट आप बताना चाहेंगे? मैम मैं तो 3 मेजर सब्जेक्ट मानता हूँ जिसमें कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल है यूपीपीएससी के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। क्योंकि इन तीनों के क्वेश्चंस में जो वैरायटी है प्लस जो पीवाईक्यू से ये रिपीट होते हैं, अगर इन तीनों सब्जेक्ट से बहुत अच्छे से फोकस कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनका काफ़ी है। करंट अफेयर्स की तो इंपॉर्टेंस की हमने बात करी, बट करंट अफेयर्स का डोमेन क्योंकि इतना वाइड है कि उसमें आपका कभी कभी जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता। कभी कभी उतने आपके सवाल उसमें नहीं सही होंगे जितना आपने टाइम दिया। बट ये 3 स्टैटिक सब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी हैं। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, तो वो एक लेवल के बाद आप अटेन कर सकते हो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक जो मैं बोलूँगा कि जिन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके सर, जैसे अभी हम जब बात कर रहे थे शुरू में तो आप अपनी जर्नी बता रहे थे, तो उसमें आपने बताया था कि जो आपका सिलेक्शन हुआ था हरियाणा में नायब तहसीलदार पर, तो उसका क्या एक्सपीरियंस आपका रहा था और कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट था? मतलब आप कितना सहज और असहज महसूस कर रहे थे, वो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि फील्ड की बातें तो आपसे ही पता चलेंगी। तो मैम मैंने जुलाई 2024 में ज्वाइन किया था। ऑल्दो अभी फील्ड का इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रहा क्योंकि अभी भी मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, और क्योंकि हमारी रेवेन्यू ट्रेनिंग वगैरह में मोर ऑफ हमें ट्रेनिंग फील्ड में ज़्यादा रहना होता है, इस वजह से हमारा ट्रेनिंग पीरियड लंबा होता है। उसके अलावा मैंने इलेक्शंस के टाइम पे थोड़ा फील्ड का एक्सपीरियंस करा था, एंड वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। क्योंकि आप जब अपनी इस किताबी दुनिया से निकल के आप इन लाइफ वैसे दूसरों की बातों से सुनना और खुद उस चीज़ को महसूस करना, इसमें जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअल में पता चलता है जब आप फील्ड में जाते हो। एंड मतलब एज आई ऑलवेज से, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉर्चुनेट टू मीट पीपल इन एनी फील्ड। तो सर्विस में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जिस तरह के लोग मुझे मिले जब मैंने ज्वाइन करा, जब मैं इलेक्शन ट्रेनिंग के लिए फील्ड में गया, तो आई वॉज अलॉटेड सिरसा डिस्ट्रिक्ट। तो जब वहाँ पे जाके मुझे जो जैसे सीनियर्स मिले, जिस तरीके का एनवायरनमेंट और जैसा मुझे सपोर्ट मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा काम करके। और फिर वहाँ पे समझ में भी आया, जैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं वहाँ पे जो बैलेट वोटिंग होती है फॉर सीनियर सिटीज़न और PWD सिटीजन्स के लिए, तो उनकी वोटिंग के लिए मैं उस टीम का पार्ट था, नोडल ऑफिसर था। तो वहाँ पे आप जब ऐसे इंसिडेंट देखते हो कि इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग के लिए आप 102 साल की एक वृद्ध महिला के घर पे जाके उनका वोट डलवा रहे हो, ठीक है, द इंटायर टीम इज़ देयर विद यू। आप वहाँ पे कैमरा लेके, सिक्योरिटी लेके, और वहाँ पे भी आप ये मतलब मेक श्योर करते हो कि उनका जो वोट पड़ेगा वो एकदम इंडिपेंडेंट हो, किसी भी तरीके से बायस्ड ना हो। तो जब आप ऐसा एक्सपीरियंस देखते हो तो आपका डेमोक्रेसी या पूरे इन इंस्टीट्यूशंस पे, जिस पे आप कभी हो सकता है किसी वजह से डाउट करने लगे हो, जब आप इन चीज़ों को अपने सामने होते देखते हो तो आपका जो भरोसा है वो इतना ज़्यादा उठ जाता है कि देन यू हैव दैट फीलिंग कि नहीं, आपको जो भी अथॉरिटी आगे मिलेगी या अभी है, या जो भी आपका पावर है वो किन चीज़ों के लिए है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जो मुझे फील्ड में देखने को मिला, तो दैट ऑलवेज इंस्पायर्ड मी, कि जिसकी वजह से मैंने फिर आगे भी सोचा कि एग्ज़ाम्स देना चाहिए, कि अगर अलग फील्ड में भी या कहीं और किसी हायर पोजीशन में भी अगर मौका मिलता है। बिल्कुल, मैं इसी पर आने वाली थी अभी कि सर आपने वहाँ से, जैसे आपने बोला यहाँ से हट कर आपने दूसरा जैसे यूपीएससी में भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, या फिर यूपीपीएससी में जो आपका भी सिलेक्शन हुआ है, तो ये कैसे, मतलब वहाँ क्यों सोचा कि अब हमें यहाँ जाना चाहिए? इसके पीछे के कुछ रीज़न, क्या रीज़न थे, लाइक पर्सनल कि आपको अपने ही स्टेट में कुछ काम करना है, या क्या आपका एक रीज़न था वहाँ से हटने का और यहाँ आने का?
मैम ऐसा तो मोटिवेशन मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ी नॉर्मल थिंकिंग है कि आप जैसे यूपीएससी कर रहे हो, फिर आप स्टेट सर्विसेज का सोचते हो तो अपनी स्टेट में आप सोचते हो कि उसका एग्ज़ाम दे दें। ऑल्दो ऐसा भी मेरा मोटिवेशन नहीं था कि सिर्फ अपनी स्टेट में करना है, इस वजह से ही मैंने दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम भी दिया और मैंने वहाँ ज्वाइन भी किया। वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। तो इट ऑलवेज इंस्पायर मी इन सेंस कि आप लाइफ में कभी किसी भी रोल में हो, तो आपको थोड़ा भी अथॉरिटी हो, थोड़ा भी पावर हो, तो आपका एक मोटिव यही होना चाहिए, जितना भी आप होप, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म स्प्रेड कर सकते हो, भले ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 4 लोगों के लिए है या आप उनको ही खुश रख सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा मोटिवेट करती रही कि आप इस स्टेट में रहो या दूसरे स्टेट में जाओ या सेंट्रल सर्विसेज में जाओ, बट मोटिव हमेशा यही रहना चाहिए कि जैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो उसको जितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसको हमारे एथिक्स का अप्लाई करना है। हाँ जी बिल्कुल। एंड में बस एक चीज़ और पूछूंगी मैं कि जैसे जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या जो आने वाले हैं तैयारी के लिए या अभी कॉन्टिन्यूस जो तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे कि किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, वो गलतियाँ नहीं करनी है जो आपको लगता है आपने की है, तो वो क्या गलतियाँ हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना और वो नहीं करना है, प्लीज़ मुझे बताइए। मैम जितना एक्सपीरियंस मुझे हुआ इतने सालों में इस पूरी फील्ड में रहते हुए, एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि द लेवल ऑफ कंपटीशन दैट इज़ हियर, लोग बहुत हैं एफर्ट करने वाले, तो कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंट रह रहा है, मतलब मेरा ये फर्म बिलीफ है कि जो भी लोग कंसिस्टेंट रहते हैं और बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीट इन एनी फॉर्म, ऑल्दो हम ये अपना आउटपुट एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते कि भाई किस सर्विस में किस रैंक पे कैसे क्या होगा, दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक दैट इट डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी। बहुत चीज़ें आप डेस्टिनी से ज़्यादा नहीं डिसाइड कर सकते हो। तो लेकिन कंसिस्टेंसी अगर जिनके पास भी रही है, मैंने देखा है कि उन्हें किसी ना किसी फॉर्म में सक्सेस बहुत मिली है। तो एक कंसिस्टेंसी में बोलूँगा, और ईमानदार रहना है वो आपको खुद से, किसी और के सर्टिफिकेट का कभी वेट नहीं करना है। इसीलिए मैं उन लोगों के लिए भी मतलब एक मुझे ऐसा भी लगता है कि हम फॉर्चुनेट हैं जो भी लाइन के इस पार आ रहे हैं। मुझे बहुत ऐसे लोगों का भी पता है जो शायद हमसे ज़्यादा कैपेबल थे, शायद हमसे ज़्यादा एफर्ट लगाया, बट वो दिन की बात नहीं थी कि वो लाइन के दूसरे पार रह गए। तो वो उनके लिए एक मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि इट वाज जस्ट जो आपके लिए डेस्टिनी ने डिसाइड किया था, और आपको अगर किसी सर्टिफिकेट का आपको वेट करना है तो वो खुद का होना चाहिए कि क्या आप खुद से इतने ईमानदार थे अपनी प्रिपरेशन के लिए। आपको दुनिया के सर्टिफिकेट को, ऑल्दो बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए भी, मतलब मेरे लिए बोलना आसान है, किसी को एक्सेप्ट कर पाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि आपको, जब आप अपने से ईमानदार रहोगे और आप अपने आप को सर्टिफिकेट दोगे कि हाँ मैंने अपना एफर्ट सही लगाया, तो शायद लाइफ में आप बेटर, आपकी जो थॉट प्रोसेस होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो हमेशा बेटर। बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है वो जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं है ऑब्वियसली। तो थैंक यू सो मच सर, इतना मोटिवेशन देने के लिए, और आपने अपनी जर्नी जो शेयर की है, मुझे इतना मोटिवेशन आया। इवन जैसे आपने ईमानदारी की बात की थी, वो मुझे बहुत टच किया है, क्योंकि ईमानदारी फील्ड में आप तभी दिखा पाएंगे जब आप अपनी जर्नी में ईमानदार रहेंगे। तो आपको ईमानदार ये टाइम टू टाइम नहीं होना है, ईमानदार रहना है। मतलब वो ईमानदारी आपकी हर चीज़ में झलकनी चाहिए, आपकी पढ़ाई से लेकर आपके सिलेक्शन तक, तभी ऑब्वियसली तभी आप यहाँ हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो आई होप आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर फिर से मिल गए होंगे आपको, और इसी प्रकार से हमें जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको शेयर करिए, ताकि हम अपने टॉपर से ऐसे पूछते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। उनकी जर्नी के साथ आप एक अपनी जर्नी बनाइए और अपने लक्ष्य को उसी प्रकार प्राप्त करिए जैसा कि सर ने प्राप्त किया, और वैसे ही अनुशासन, धैर्य और निरंतरता के साथ फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।